कहते हैं कि अगर भविष्य में वर्ल्ड वार 3 हुई तो पूरी इंसानी सभ्यता के साथ साथ ये धरती वीरान हो जाएगी। इंसानों ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो उनके अस्तित्व को ही मिटा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। नमस्कार मित्रों, मैं तरुण विजय। आज की वीडियो में आपको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूक्लियर वेपन्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एटम बम और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। तो आज की वीडियो में हम लोग दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों की संरचना कैसे होती है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों का जो वर्किंग कंसेप्ट है एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन जो उनका रिजल्ट है एक समान है। वो क्या है? दुनिया का विनाश। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एटम बम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस एटम के बीचों बीच में रहते हैं, जिसको लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक सीधा साधा आपको एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे हम लोग समझेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। यही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है जिस पे एटॉमिक बम काम करता है। तो आखिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है, कैसे करता है, इसको हम लोग समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस होता है। जब उसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाकर के हिट करता है तो वह न्यूक्लियस दो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है और बड़ी ही असीमित मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एटम बम में हम लोग यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। जब यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन जाकर के हिट करता है तो यूरेनियम 2 पार्ट में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और असीमित मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। जो 3 नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वे जाकर के 3 अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे और फिर उनसे 3 और 3 करके और ज़्यादा न्यूट्रॉन पैदा होंगे। मतलब शुरू में 1 न्यूट्रॉन आया, बाद में उससे 3 न्यूट्रॉन पैदा हुआ, फिर उससे 9 न्यूट्रॉन पैदा होंगे, फिर उससे 27, और वे जा कर के अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे और फिर वो न्यूक्लियस टूटेगा और हर एक स्टेप में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में नैनो सेकेंड लगता है, मतलब 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा लगता है। इतने कम समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो आइंस्टीन के E=mc² वाले फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, क्योंकि जब कोई मास किसी एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इस वाले फार्मूला को यूज करते हैं और इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये तो आपको समझाया गया कि एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कैसे होता है। अब हम थोड़ा एटम बम के बारे में बात करें। उसमें क्या होता है, जब हम किसी एटम बम को फाइटर जेट से उसको ड्रॉप करते हैं किसी शहर के ऊपर, तब वो वहाँ से वो नीचे गिरता है और नीचे गिरने के साथ ही उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। वह सेंसर ग्राउंड से हाइट को मेजर करता है। एक पार्टिकुलर हाइट पे आने पर वो डेटोनेट हो जाता है और डेटोनेट होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक न्यूट्रॉन जाकर के यूरेनियम के एक न्यूक्लियस को हिट करेगा और उसको स्प्लिट करेगा, फिर उसमें से 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो जाकर 3 अलग अलग न्यूक्लियस को हिट करेंगे। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन चलते जाएगा और हर एक स्टेप में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। बम लगातार नीचे गिर रहा है और उसके अंदर ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही कम समय में ये चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस चेन रिएक्शन के कारण उस एटम बम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वह कुछ ही मिली सेकेंड में कई लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके कारण वह एक्सप्लोड हो जाता है। यह एटम बम ऐसा डिज़ाइन किया गया रहता है कि जो अर्थ सरफेस से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर ही वो एक्सप्लोड हो जाता है और एक्सप्लोड होकर के यह 3 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। पहला तरीका है फायर बॉल। जब वो एक्सप्लोड होता है तो एक आग का मशरूम बन जाता है, जिसको हम फायर बॉल कहते हैं, और उसका टेम्परेचर लगभग कई लाख डिग्री सेल्सियस होता है और इसका रेडियस लगभग 1 किलोमीटर आता है। तो इस 1 किलोमीटर वाले रेडियस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वस्तु होंगे, जो भी जीव होंगे, जो भी स्ट्रक्चर होगा,
सबको वो वेपराइज कर देगा, सबको वो भाप में बदल देगा, हवा में बदल देगा। और इस फायर बॉल के जद में जो भी आएगा सब कुछ ख़त्म, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म। दूसरा इसका इफेक्ट है शॉक वेव। जब एक साथ इतना मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो एक बहुत ही शॉक वेव क्रिएट होता है जो चारों तरफ फैलता है, और ये लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ फैल जाता है। इस समय इतनी ऊर्जा होती है कि इसके रास्ते में कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी बिल्डिंग्स आए, कोई भी स्ट्रक्चर आए, ब्रिज आए, सबको उड़ा देता है, सबको ध्वस्त कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि बम एक जगह ड्रॉप हुआ, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो फायर बॉल है जो इसने सब कुछ वेपराइज कर दिया, अब उसके चारों तरफ इस शॉक वेव लगभग 60 से 100 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ कोलैप्स कर देता है। तीसरा इसका इफेक्ट है रेडिएशन। तीसरे तरीके से यह रेडिएशन, अब उस एटमॉस्फेयर में चारों तरफ रेडिएशन फैल गया। इस रेडिएशन में जितने भी लोग आएंगे इस रेडिएशन के जद में, वो तो उसके शिकार होंगे ही, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसके शिकार हो जाएंगी। होता क्या है कि इस रेडिएशन के कारण व्यक्ति का जो डीएनए होता है, जो जीन्स होता है, उसमें बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से वह विकलांग हो जाता है और उसकी आने वाली नस्लें भी विकलांग पैदा होती है। तो समझ सकते हैं एक बम जिसे डेटोनेट किया गया हवा में और वो अपने साथ इतना विनाश फैलाया। इस रेडिएशन का खतरा उस जगह पर आने वाले कई सालों के लिए रहता है, जिससे वह जगह हमेशा के लिए बंजर हो जाता है, हमेशा के लिए वो तबाह हो जाता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम का फादर कहा जाता है। जब उन्होंने सबसे पहले इसको टेस्ट किया, जब इस बम का टेस्ट किया गया तो जो इसका इफेक्ट उनको देखने को मिला है, देख करके वो सन्न हो गए और वो मन ही मन जीवन भर अफसोस करते रहे कि उन्होंने एक ऐसे बम का आविष्कार किया कि जो पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकता है। तो इतना खतरनाक होता है एक एटम बम। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम के बारे में। अगर मैं आपको पहले बता दूं, हाइड्रोजन बम एक एटम बम से कई हजार गुना ताकतवर होता है। तो हम लोग समझेंगे अब हाइड्रोजन बम कैसे काम करते हैं। हाइड्रोजन बम बेस्ड है आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक पहला होता है न्यूक्लियर फिजन, जिस पे एटॉमिक बम बेस्ड है। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के मिल करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका है। यही रिएक्शन होता है सन के सरफेस पे। सन के सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके वजह से वहाँ पे कई लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसका टेम्परेचर अर्थ तक पहुँचता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 2 छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इन दोनों छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, तब जाकर के 2 छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये आपस में फ्यूज होकर के हीलियम एटम को बनाते हैं। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के एनर्जी के कंपैरिजन में कई गुना अधिक होता है। मतलब यह कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इसी पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम। जब हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को रख करके जब उनके बीच फ्यूजन कराया जाता है तो इसमें एक एटम बम के कंपैरिजन में 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एक हाइड्रोजन बम 1000 एटम बम के बराबर होता है। हाइड्रोजन बम 2 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए आपको लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। तो सबसे पहले उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और प्रेशर डेवलप होता है, और यही मिलियंस डिग्री ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जाकर के फिर अगले स्टेप में उस हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे में फ्यूज करेंगे, और अब उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वह उससे ज़्यादा आज तक एनर्जी किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होता है। और फिर कह सकते हैं कि अगर किसी शहर पे या किसी जगह हाइड्रोजन बम को अगर ड्रॉप कर दिया गया तो एक साथ वो कितना विनाशकारी होगा कि एक हाइड्रोजन बम लगभग 1000 एटम बम के मुकाबले होता है।
अभी तक इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक बम है टसार बम, जो रसिया के पास है। यह एक हाइड्रोजन बम है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर टसार बम एक्सप्लोड करेगा तो जो इसका फ्लैश है, जो फायरवॉल है, वो लगभग 1000 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा। मतलब वहाँ तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो इससे शॉक वेव प्रोड्यूस होगा वह धरती का पूरा 3 चक्कर लगा लेगा। तो समझ सकते हैं कि एक बम जिसका शॉक वेव धरती का पूरा 3 चक्कर लगा सकता है, जिसके फ्लैश को हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे हजारों की संख्या में एटम बम और हाइड्रोजन बम लगभग दुनिया के 9 देशों के पास है। अगर वर्ल्ड वार होती है और उसमें न्यूक्लियर वार होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या इंसानियत बच पाएगी, क्या इस पृथ्वी पर जीवन बच पाएगा। हम आशा करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति ना हो, भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वार ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर वार होता है और इस तरह के अटैक्स होते हैं जिसके कारण पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, तो बाद में जब कभी एलियंस आएंगे तो देखेंगे इस धरती पर कि इंसानों ने तो खुद अपने बनाए हुए हथियार से खुद को ख़त्म कर लिया। तो ऐसी स्थिति ना आए, हम ऐसे आशा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू।